मैं 16 साल की थी जब स्कूल के चौकीदार ने मेरी इज्जत लूट ली थी। जब ये बात माँ को पता चली तो माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और जब मैं हामला हुई तो माँ ने पूरे मोहल्ले वालों को बताया कि कल मेरी बेटी की शादी है। यूं अम्मा ने मुझे दुल्हन बनाया और मुझे अपने साथ जंगल में ले आई और बोली, बेटी अपने शौहर का ख्याल रखना। जो ही मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो सभी तालिबे इल्म स्कूल से बाहर जा चुके थे। आज मेरी तबीयत थोड़ी बोझल सी महसूस हो रही थी। मैं मरे मरे कदमों के साथ उठकर स्कूल आई थी। अम्मा को कई बार मना भी किया, आज छुट्टी कर लेती हूँ, मगर अम्मा ने कहा कि अब तुम्हारे 9वीं के इम्तिहानात होने वाले हैं, इसीलिए स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अम्मा मेरी पढ़ाई के मुतालिक काफी सख्त थी, क्योंकि मैं इनकी सबसे बड़ी बेटी थी और वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूं और अब्बा का सहारा बनूं। अब्बा एक फैक्ट्री में मुलाजिम के तौर पर काम करते थे। उनकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए थी, जिसमें हमारा गुजारा बेहद मुश्किल था। हम अपना गांव छोड़कर इस शहर में आकर बस गए थे। ये शहर भी कुछ खास बड़ा नहीं था, मगर फिर भी हमारे गांव से बेहतर ही था। यहाँ पर अच्छे स्कूल थे। अम्मा ने यहाँ आते ही मुझे स्कूल में दाखिला दिला दिया था और रोजाना की बुनियाद पर मुझे स्कूल भेजने लगी थी। मैं यूं तो बहुत ज़हीन थी, पढ़ाई में काफी अच्छी थी, मगर ये स्कूल मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि यहाँ का चौकीदार, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ काले कोयले जैसे थे, उससे मुझे अजीब सी घिन महसूस होती थी। मैं अक्सर उसे नजरअंदाज करके गुजर जाया करती थी। मैं महसूस करती थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर जब भी उसके करीब से गुजरती तो बहुत तेज रफ्तारी से वहां से गुजर कर चली जाती। अगर वो कुछ कहना भी चाहता तो मैं सुनी अनसुनी कर देती। मैं अक्सर देखती रहती थी कि वो कम उम्र लड़कियों को रोक कर न जाने उन्हें क्या कहता है। वो लड़कियां बहुत खौफजदा हो जाती हैं और फौरन वहां से चली जाती हैं। मुझे उसकी नीयत पर शक था। उसके चेहरे से खबासत साफ जाहिर होती थी, मगर हैरत की बात यह थी कि तमाम टीचर्स इस बात को इग्नोर करते थे। हालांकि उनको इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था कि इस चौकीदार की क्या हैसियत है कि वो बच्चों को रोककर इनसे बात करे और इनके घरेलू मसाइल को डिस्कस करे। घर के हालात मेरे भी बहुत खराब थे। मैं ना चाहते हुए भी रोजाना स्कूल चली जाती थी ताकि अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं कुछ बन जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, बल्कि नौकरी करके अम्मा और अब्बा का सहारा बनूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी मुझ पर इतना सतम ढाएगी कि मैं बेबस होकर रह जाऊंगी और इतनी कम उम्री में ही मैं इस जालिम चौकीदार की हवस का निशाना बन जाऊंगी। आज जब मैं नींद से बेदार हुई तो अम्मा मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ते में भी क्या, सिर्फ चाय और पराठा। मैं उठकर नहाई। आज मुझे अपना वजूद बहुत गर्म महसूस हो रहा था और मेरा दिल भी बहुत बेचैनी के साथ धड़क रहा था, जैसे आज कुछ गलत मेरे साथ होने वाला था। मेरा हरगिज दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आज स्कूल जाऊं। मेरे मोहल्ले की तमाम लड़कियां सुबह को बस में स्कूल जाया करती थी। मैं अकेली लड़की थी जो पैदल चलकर स्कूल जाती और अपने पैसे बचाती थी ताकि बुरे वक्त में मेरी माँ की दवाइयों के काम आ सके। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई रहता था। वो अक्सर इस वजह से बेहोश हो जाती थी। अब्बा भी हमेशा इनके लिए फिक्रमंद रहते थे कि इनकी दवाई वक्त पर चलती रहे। हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात इसलिए भी दबा लेते थे ताकि अम्मा की बीमारी की दवा आ सके। अम्मा ही तो हम सबका वाहिद सहारा थी जो इस घर को चला रही थी, क्योंकि अम्मा का कोई बेटा नहीं था और उसने मुझ में ही अपना बेटा देखा था। मैं देखती आ रही थी कि अम्मा को बेटे की बहुत चाहत थी, मगर खुदा को यही मंजूर था कि हम सिर्फ 3 बेटियां ही अम्मा के नसीब में आई थी। मेरी छोटी बहन 8 साल की और उससे छोटी 5 साल की थी और वो दोनों अम्मा के साथ घर पर ही होती थी। मैं अब 16 साल की हो गई थी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और अम्मा ने मेरा नाश्ता मेरे सामने पेश किया। मैंने बेदिली के साथ सिर्फ 2 नवाले पराठे के खाए और आधा कप चाय पीकर मैं स्कूल के लिए रवाना हो गई। चलते चलते मेरी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी थी। मैंने बामुश्किल क्लास अटेंड की और मेरा सर चकराने लगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारी लड़कियां तेज तेज रफ्तार के साथ स्कूल से बाहर निकल रही थी, जबकि मेरे कदम मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंखें इस खाली स्कूल में बंद हो गईं, जहां पर सिर्फ वो खबीस चौकीदार ही मौजूद था और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरी बेबसी का उसने भरपूर फायदा उठाया। फिर जब वो अपनी घटिया इरादों में कामयाब हो गया तो उसने मेरे मुंह पर पानी की बोतल अंडेल दी, जिससे मैं कुछ होश में आई। उस पानी का मुझ पर गिरना था तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपनी इर्द गिर्द देखा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो खबीस आदमी खबासत के साथ हंस रहा था और कहने लगा कि कैसे तुम मुझसे नजरें चुरा कर भागती थी, आज मैंने तुझे हासिल कर ही लिया। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी, मगर वहां मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं बर्बाद होकर रह गई थी। फिर उसने मुझे कहा, चल अब बाहर जा, मुझे स्कूल को ताला लगाना है। मैं पहले ही बहुत मुश्किल के साथ चलकर यहाँ आई थी और अब जाना तो मुझे मजीद
मुश्किल लग रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि ये सारी बात जाकर मैं अम्मा को फौरन ही बता दूंगी, पर फिर अम्मा की बीमारी का ख्याल आया, क्योंकि अम्मा जब भी कोई परेशानी की बात सुन लेती तो फौरन ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता और वो बेहोश होकर गिर पड़ती थी। मैं अम्मा को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि ये बात मैं सारी उम्र अपने दिल में दबा कर रखूंगी और किसी को मालूम नहीं होने दूंगी कि इस चौकीदार ने मेरे साथ क्या कर दिया है। मुझे मालूम था अगर ये बात किसी को भी पता लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों की तार बह रहे थे। मैं मरे मरे कदमों के साथ उठी और वहां से जाने लगी। चौकीदार मुझे जल्दी जल्दी से जाने के लिए बोल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस चौकीदार को वहीं पर गोली मारकर कत्ल कर दूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं इर्द गिर्द देखती हुई आ रही थी कि इस वक्त स्कूल से मुझे निकलते हुए कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि स्कूल इस वक्त वीरान हो चुका था। वहां पर कोई भी मेरे और उस चौकीदार के अलावा नहीं था। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि इस वक्त मुझे किसी ने भी स्कूल से निकलता इस चौकीदार के साथ देख लिया तो जरूर मुझ पर शक की निगाह डालेंगे। मैं अपने दिल में ही डर रही थी, पर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि हमारा स्कूल एक ऐसे इलाके में था जहां पर ज्यादातर किसी का आना जाना नहीं होता था। हमारे शहर के बाजार और दुकानें शहर की दूसरी साइड पर थीं। स्कूल को खास तौर पर इन शोर शराबे वाली चीजों से हटाकर ये बनाया गया था। मैं अब सारे रास्ते दिल ही दिल में ये दुआ करती आ रही थी कि अल्लाह करे ये मेरी बात हमेशा रास में ही रह जाए और किसी को भी पता ना चले, वरना मैं दुनिया में किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुंची तो मुझे अपने ताया की आवाज सुनाई दी, जो कि अम्मा के साथ बहस कर रहा था कि आपको लड़की को इस तरह अब घर से उससे बाहर नहीं भेजना चाहिए। हमारे गांव की कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती और ना ही पढ़ी लिखी है, इसलिए अब आपको अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए। वो पूरी 16 वर्ष की हो चुकी है और 2 सालों के बाद ही मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए आ जाऊंगा। मैं अपने ताया के बेटे की मंगेतर थी और हमारे यहाँ बचपन में ही मंगनी कर दी जाती थी, इसलिए मेरे ताया मेरी अम्मी से अब मेरी शादी की बात कर रहे थे। ताया की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, हमेशा नौकरी करके अम्मा और अब्बा का सहारा बनूंगी, पर अब मुझे अपनी जिंदगी से बहुत डर लग रहा था। मैं अपनी जिंदगी को किसी के सहारे जीना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं अम्मा को बोल दूंगी कि ताया को शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी मालूम हो गई कि चौकीदार ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है तो शायद फिर तो मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा और मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाऊंगी। पर अम्मा ताया को साफ इंकार कर रही थी कि मेरी सदफ की अभी उम्र ही क्या है, वो पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही चाहती थी कि सदफ पढ़ लिख कर कोई नौकरी करेगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों को शादी की इतनी जल्दी होगी। अम्मा की बातों के सामने ताया को हार माननी पड़ी और वो नाराज होकर हमारे घर से चले गए। मैंने दरवाजे से ताया को निकलते देखा तो वो वहीं पर उनको सलाम बोल दिया। ताया ने भी मेरे सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। मैं मरे मरे कदमों के साथ चल रही थी तो अम्मा देखकर थोड़ी परेशान हुई। उनके चेहरे के तासुरात देखकर ही मैं समझ गई कि अम्मा को पता चल चुका है कि मुझे कुछ हुआ है। अम्मा ने मुझे आवाज दी। मैंने उनको कहा कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, पर अम्मा ने जरा इंतजार ना किया और मुझे कहा कि नहीं अभी और इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरकर मेरी कमीज के दामन को भिगो रहे थे। अम्मा ने मुझे रोते हुए देखकर कहा कि सदफ बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हारे ख्वाब पूरे होने में तुम्हारी आखिरी कोशिश तक मदद करूंगी। मैं तुम्हारे ताया से तो क्या, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से जरूर बचाऊंगी। अम्मा को लग रहा था कि मैं ताया की बातें सुनकर रोए जा रही हूँ। शादी छोटी उम्र में हो जाएगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर बात तो कुछ और ही थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह जा रहे थे। मैं अम्मा को बता नहीं पा रही थी। मैंने आंसू बहाते हुए धीमी सी आवाज में अम्मा को बोल दिया कि अम्मा ताया को शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी ये बात सुनकर अम्मा हैरान रह गई कि आखिर मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। अम्मा ने मुझे कहा कि सदर तू होश में तो है, बोल क्या रही है कि मैं तुम्हारी शादी इसी उम्र में करवा दूं। मैंने अम्मा को कहा कि हाँ अम्मा मैं होश में हूँ और मैंने सही फैसला किया है। आपको ताया को शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैं ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके ज़ारों की तार रोती रही। अम्मा मेरे दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो
हो गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या बात है, क्या ताया ने या उसके बेटे ने कुछ कह दिया है या डराया धमकाया है, पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अम्मा को गलत फहमी हो रही थी कि जरूर मुझे ताया या उसके बेटे ने ही कुछ बोला है, तभी मैं उनकी वजह से डरकर शादी के लिए हाँ बोल रही हूँ। मैंने अम्मा के ज्यादा इसरार करने पर दरवाजा खोल दिया तो अम्मा मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, बताओ मुझे। मैं आज ही तुम्हारे ताया के घर जाऊंगी। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को डराते धमकाते हैं। मैं अपनी बेटी की खुद वारिस हूँ। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से नहीं करना चाहती या मेरी बेटी उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बाप के साथ उनके ताल्लुकात पहले ही बहुत कमजोर है। मैं ही थी जो इस रिश्ते को घसीटती हुई आ रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा ताया आपस में अपना हर रिश्ता खत्म कर दे। पहले ही तुम्हारे खानदान वालों को इस बात की गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारे बाप को इस शहर में अलग घर लेकर रहने पर मजबूर किया है, पर तुम्हारा बाप तो खुद ही यहाँ पर नौकरी करता था और तुम लोगों को पढ़ाना चाहता था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। पर इन लोगों को अब कौन समझाए, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। हम लोगों की बर्दाश्त काम करना खत्म कर गई है। हमने सारी उम्र इन खानदान वालों की बातें बर्दाश्त की हैं, पर अब नहीं बर्दाश्त करनी। मैं तुम्हारे ताया से कल ही बात करूंगी कि मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवाना चाहती। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा ये बात नहीं है जो आप समझ रही हैं, बात दरअसल कुछ और है। मेरा इतना ही कहना था कि अम्मा जो लगातार बोले चली जा रही थी, मेरे खानदान की बुराइयां अम्मा के मुंह से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो अम्मा एकदम से चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं अम्मा को कुछ भी पता लगने नहीं दूंगी, पर अब जब ताया को शादी के बारे में बोलते हुए सुना तो अब मैंने भी यही फैसला कर लिया कि अब मुझे जल्द अज जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती है तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैंने अम्मा को सारी हकीकत बता दी तो अम्मा नीचे जमीन पर बैठकर रोने पीटने लगी। अम्मा की इस तरह की बातें सुनकर तो मेरा भी कलेजा फट रहा था और मुझे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। जब अम्मा रो रो कर ये बोल रही थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा इसी वजह से मैं बोल रही थी कि आप उनको शादी के लिए हाँ कर दो। अम्मा ने तो कहा कि मैं ताया को हरगिज शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बेइज्जत करके घर से निकाला है, तो मैं उसको अब इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे बोल सकती हूँ। अम्मा ने उसी वक्त मुझे अब स्कूल जाने से रोक दिया कि मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर खत्म कर दूं और आइंदा कभी भी स्कूल ना जाऊं। अम्मा बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अम्मा ने मुझसे सारे मामले के मुतालिक पूछा कि वहाँ पर चौकीदार के अलावा और कौन मौजूद था, या फिर मुझे स्कूल से निकलते वक्त किस किस ने देखा, पर मुझे वहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। इसलिए मैंने अम्मा को बता दिया कि वहाँ पर चौकीदार के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट उस वक्त जा चुके थे, वहाँ पर सिर्फ मैं और वो चौकीदार मौजूद थे। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझसे चला न गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बात का उस चौकीदार ने फायदा उठाकर मेरे साथ बहुत ही घिनौनी हरकत कर दी। अम्मा ने अब सख्ती से इंकार कर दिया कि मैं घर से एक कदम भी बाहर ना निकालूं, इसलिए मैंने अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। अम्मा ने अब्बा को भी इस बारे में कुछ ना बताया और मुझे भी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ डर रही थी कि इस बात के बारे में किसी को भी पता ना चले। अम्मा ने अब घर से मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे जहन और दिल से ये डर और ये बात बिल्कुल नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ हादसा भी बहुत बड़ा हो चुका था और ये ना भूलने वाला था। मैं दिल ही दिल में उस चौकीदार को बदुआएं देती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए थे। मेरा पढ़ लिख कर नौकरी करने का जो ख्वाब था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता था और इस बात से मैं बहुत ज्यादा उदास रहती थी। तकरीबन इस वाकये को जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए तो मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मेरा कुछ भी खाने को दिल ना करता। अम्मा मुझे तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाती कि शायद कोई चीज मुझे अच्छी लग जाए और मैं पेट भर कर खाना खा सकूं, पर मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। अम्मा बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि अम्मा ने मेरा अब घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत ना पड़े। खाना खाकर मेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी तो मैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ये अम्मा की सोच थी, पर मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। पहले चक्कर आते थे, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था, अब तो मुझे उल्टियां भी शुरू होने लगी थी। ये सब कुछ क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ये सब कुछ होने के बाद अम्मा बहुत घबरा गई थी और बहुत डर रही थी। अम्मा ने रात के पहर मुझे एक बड़ी काले कलर की चादर उड़ाकर डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचा। हम जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो तकरीबन अस्पताल के सारे डॉक्टर्स जा चुके थे। बस एक ही डॉक्टर वहां पर मौजूद थी, जो कि अभी उठकर जाने ही वाली थी, क्योंकि अम्मा जानबूझकर ही देर से अस्पताल आई थी कि शहर के आधे लोग तो घरों में जा ही चुके होंगे, क्योंकि अम्मा अब मुझे सबसे छुपाती रहती
कहती थी। डॉक्टर ने पहले तो हमें कल आने के लिए बोला, तो अम्मा उसकी मिन्नतें करने लगी कि पहले मेरी बेटी का चेकअप कर लो, हम कल सुबह नहीं आ सकते, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम गाँव के रहने वाले हैं, हमें अभी घर वापस जाना होगा। अम्मा ने डॉक्टर से झूठ ही बोला था कि हम गाँव के रहने वाले हैं, ताकि डॉक्टर मेरा चेकअप करे और कल वापस आने के लिए ना बोले। डॉक्टर ने मेरी हालत पूछी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। वो टेस्ट भी कुछ ऐसे ही थे जिनकी रिपोर्ट हमें उसी वक्त मिल गई, तो हमें ज्यादा वक्त ना लगा। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने अम्मा को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और साथ ही साथ अम्मा को मुबारकबाद भी थी। और खबर सुनते ही अम्मा और मेरी तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमने तो ये बात सबसे छुपाने के लिए सोचा था कि ये बात कभी भी किसी को मालूम नहीं होने देंगे, पर अब तो मैं माँ बनने वाली थी। ये खबर अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकती थी। डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर हम सीधा घर आ गए तो अम्मा सारों की तार रोने लगी। अम्मा ने कहा कि अब हमें बदनाम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अब हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं कैसे सामना करूंगी तुम्हारे ताए और तुम्हारे खानदान वालों का, जिनसे लड़ झगड़ कर हम शहर आए थे। वो लोग तो ताने देकर मुझे मार ही देंगे कि ये दिन देखने के लिए तुम शहर आई थी। अम्मा के साथ साथ मैं भी रोए जा रही थी, क्योंकि अब रोने के सिवा जिंदगी में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दिन आहिस्ता आहिस्ता से गुजर रहे थे। मैं घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी, क्योंकि जब से अम्मा को ये खबर मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से ही अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। अब्बा तो सुबह होती ही नौकरी पर फैक्ट्री चले जाते थे। सारा दिन ही अम्मा और छोटी बहनों को मुझे संभालना पड़ जाता था। जैसे ही मुझे 7वां महीना शुरू हुआ तो हमारे घर एक फकीरनी आई। हमेशा अम्मा मुझे मना करती थी कि तुम किसी के भी सामने मत जाया करो, ताकि कोई तुम्हारा बड़ा हुआ पेट देखकर ये बात समझ ना जाए कि तुम माँ बनने वाली हो। अम्मा का ये इरादा था कि 9वां महीना शुरू होते ही हम ये बच्चा पैदा होने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़कर आ जाएंगे और उसको अपनाने से इनकार कर देंगे। जैसे ही मैं उस फकीरनी को खैरात देने के लिए उसके पास गई तो अम्मा भी मेरे पीछे पीछे चली आई और मुझे कहने लगी कि तू अंदर जा, मैं फकीरनी को खैरात दे देती हूँ। फकीरनी ने अम्मा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्यों अपनी बहू को अंदर भेज रही हो, मैं कोई डाइन थोड़ी हूँ जो तुम्हारी बहू को नजर लगा दूंगी। अल्लाह खैर सलामती से तुम्हें तुम्हारा पोता दे दे। वो फकीरनी मुझे अम्मा की बहू समझ रही थी। अम्मा ने बात को टालते हुए फकीरनी को कहा कि हाँ, इसकी तबीयत कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं इसे कोई भी काम नहीं करवाती, इसलिए इसको अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ। जितना आराम करेगी तो बच्चा तंदुरुस्त ही पैदा होगा। फकीरनी की बात अम्मा के जहन में थी, इसलिए अम्मा ने दोबारा फकीरनी से पूछा कि तुमको कैसे मालूम कि पोता ही होगा, पोती भी तो हो सकती है। फकीरनी ने कहा नहीं, बेटा ही होगा, मैं गलत कभी भी नहीं कह सकती। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा ही है, और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। फकीरनी को अम्मा ने 50 रुपए का नोट थमा दिया तो वो खुश होकर वहां से चली गई, और अम्मा भी मुझे अब थोड़ी बहुत खुश नजर आ रही थी। जब से उस फकीरनी ने अम्मा को बताया था कि मेरे पेट में बेटा पल रहा है, तब से ही अम्मा मुस्कुराए जा रही थी। अम्मा ने मेरे पास आकर कहा कि फकीरनी ने तो बोल दिया है कि तुम्हारे पेट में बेटा ही है। मेरी भी बड़ी आस थी कि मेरा बेटा हो जाए। पहले तो मेरा इरादा था कि हम इस बच्चे को नहीं अपनाएंगे और अस्पताल में ही छोड़ देंगे, पर अब इस बेटे को मैं ही पालूंगी। मुझे बेटे की बड़ी आस थी और अल्लाह पाक ने मेरी वो आस पूरी कर दी है। अम्मा खुशी खुशी मेरे बच्चे की तैयारियां कर रही थी। अब वो हर रोज बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सीती और सारा दिन उसी की बातें करती रहती। अम्मा का इरादा था कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं पूरे खानदान को दावत दूंगी और उनको यही बताऊंगी कि ये बच्चा मैंने गोद लिया है, मेरा बेटा नहीं था, मुझे बेटे की जरूरत है। मैं इस बेटे के पैदा हो जाने के बाद जल्द ही तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। मुझे भी अम्मा की बातें सुनकर तसल्ली मिलती थी और दिल को थोड़ी खुशी भी थी कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जिसका भी है तो मेरी ही औलाद। में एक माँ होकर अपने बेटे को कैसे जुदा कर सकती थी। अम्मा जब भी बच्चे को मुझसे जुदा करने की बात करती थी तो मेरा कलेजा कटता था, पर मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कह पाती थी। अम्मा की बात मानना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं अम्मा की हाँ में हाँ ही मिला देती थी। पर अब तो किस्मत ऐसी पलटी थी जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। अम्मा ने मेरी डिलीवरी के लिए काफी सारे पैसे जमा कर दिए थे। अम्मा ये नहीं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी में जरा सी भी कोताही की जाए और हम अस्पताल में ही बच्चे की पैदाइश के लिए जाएंगे, ताकि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे और वो सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। जैसे ही मेरा 9वां महीना शुरू हुआ तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। कमजोरी बेहद बढ़ चुकी थी, क्योंकि परेशानी भी तो बहुत ज्यादा थी। परेशानी में मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता था। भले अम्मा इस बच्चे के आने से अब खुश थी, पर थी तो मेरी
नाजायज औलाद ही, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन अम्मा ने मेरी ज्यादा तबीयत खराब देखकर कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी लेते हुए आएंगे और कोई अच्छा सा इलाज भी डॉक्टर से ले लेंगे। ताकत की दवाइयां खाओगी तो डिलीवरी करने में भी आसानी हो जाएगी। बच्चा पैदा करने के लिए भी तो औरत को ताकत की जरूरत होती है, ना खाती हो ना पीती हो, कितनी कमजोर होती जा रही हो। अब डॉक्टर से कहूंगी कि ऐसी दवाई दे दो जिसको खाने की वजह से ये पेट भर कर खाना तो खा सके। हम गरीब लोग फल खाने से तो रहे, कहाँ से पैसे आएंगे कि तुम्हारे लिए कोई फल खरीदूंगी। तुम्हारे अब्बा की तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए ही है, जिसमें से मुझे तुम्हारी डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं। अम्मा मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे वही चौकीदार नजर आया जिसको देखते ही मैं पहचान गई। भला उसकी सूरत मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने उसको देखते ही अनदेखा कर दिया और अपना चेहरा फेर लिया, क्योंकि मेरी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर रही थी। पर उसने मुझे अच्छी तरह देख लिया और पहचान लिया। मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास चली गई और दवाइयां लेकर घर वापस आ गई। उस चौकीदार को देखकर उस दिन वाला वाकया मेरी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। भूल तो मैं कभी भी नहीं पाई थी, पर अब उसे देखकर जैसे जख्म ताजा हो चुका था। मैंने अम्मा को तो ना बताया कि ये वही चौकीदार है, पर मैं वहां से जल्दी से निकल गई। अब फिर से उस चौकीदार की शक्ल भूलने में मुझे काफी दिन लग रहे थे। उस चौकीदार को दोबारा देखने के बाद भी काफी दिनों तक मैं उसको भूल नहीं पाई थी। एक दिन दवाई खाकर मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि अम्मा के चलाने की आवाज आई, जो कि किसी के साथ काफी जोरदार आवाज में बहस कर रही थी। कोई भारी आवाज थी जो अम्मा को बोल रहा था कि जल्दी से मेरी बीवी को बाहर निकालो, वो मेरी बीवी है और मेरा ही बच्चा उसके पेट में पल रहा है। मैं इन दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ और मुझे अपनी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये आवाज सुनने के बाद मैं परेशान हो गई कि आखिर कौन है जो अपनी बीवी को लेने आया है। यहाँ पर तो किसी की बीवी रहती ही नहीं है। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वो चौकीदार ही हो सकता है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो वो चौकीदार माँ से बहस कर रहा था कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। वो किस हक से मुझे अपनी बीवी कह रहा था? मैं तो उसकी बीवी नहीं थी। वो जबरदस्ती ही अम्मा से बहस कर रहा था और झूठ बोल रहा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो वो बड़े बड़े कदम भरते हुए मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे इजराइल मेरे पास मेरी रूह निकालने के लिए आ रहा हो। उसमें उस वक्त मुझे बिल्कुल ही इजराइल नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में चंद लम्हों की ही मेहमान रह गई हूँ, क्योंकि वो शख्स बहुत ही डरावना था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मैं अम्मा को चिल्लाकर कहने लगी कि बचा लो अम्मा मुझे, मैं मर जाऊंगी। अम्मा ने उसको रोकने की काफी कोशिश की और काफी बातें सुनाई, पर वो रुकने वाला नहीं था। उसने जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए रिक्शे में बिठाया और अस्पताल ले जाने लगा। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसको जरा रहम ना आया। वो पूरे रास्ते ये कहता हुआ आ रहा था कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही है और मैं ही इसका बाप हूँ। मैं अपने बच्चे को ले जाने आया हूँ। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। मुझे खुद से ज्यादा तो अम्मा की फिक्र हो रही थी, जो रो रही थी और चीख रही थी। रोते रोते अम्मा जमीन पर गिर पड़ी थी। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि पीछे से अम्मा को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अम्मा ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर बेहोश हो जाती थी और काफी घंटों तक बेहोश रहती थी। जब तक उनको इंजेक्शन ना लगे तब तक अम्मा होश में नहीं आती थी। इतनी बड़ी क़यामत मुझ पर अचानक ही टूट पड़ी थी, जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो वो चौकीदार शायद डॉक्टर से पहले ही इस बारे में बात कर चुका था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते हुए वहीं पर खड़े हुए उस चौकीदार को बोला कि अगर वक्त से पहले मैंने इस बच्चे को पैदा करवा दिया तो इस लड़की की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये काफी कमजोर है। जब तुमने मुझसे बात की थी तो मैं समझ रहा था कि तुम्हारी बीवी शायद काफी उम्र की और हट्टी कट्टी होगी, पर ये लड़की तो अभी मुझे 18 साल की भी नहीं लग रही। मुझे तो शक हो रहा है कि ये कहीं तुम्हारी बीवी भी है या नहीं। वो डॉक्टर अभी बोल ही रहा था कि उस चौकीदार ने उस डॉक्टर के हाथ में पैसे थमा दिए, जिसको देखने के बाद डॉक्टर मुस्कुराने लगा और खुश हो गया। वो चौकीदार से कहने लगा कि जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, मैं बच्चे और माँ दोनों को बचा लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। उस चौकीदार ने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है, पर आपने मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना। डॉक्टर ने चौकीदार से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। चौकीदार के बाहर जाते ही मैंने डॉक्टर को सब कुछ सच बता दिया कि ये मेरा शौहर नहीं है, ये जबरदस्ती ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। वो डॉक्टर मेरी सारी बात को अनसुना कर रहा था, जैसे मैं उससे कुछ बोल ही नहीं रही। वो भला मेरी बात सुनता भी कैसे? वो काफी सारे पैसे जो उसके बदले में ले चुका था। अभी डॉक्टर मेरी डिलीवरी की तैयारी कर ही रहे थे और कमरे में अकेले ही खड़े थे। मेरे पास में पड़ा हुआ गुलदान उठाया और डॉक्टर के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके सर से काफी सारा खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि चोट लगने की वजह से डॉक्टर चला उठा था तो कमरे के बाहर दरवाजे पर काफी सारे लोग जमा हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे। वो बोलने लगे कि क्या हुआ है, ये किस चीज की आवाज है? डॉक्टर का नाम लेकर उसको बुलाने लगे, पर मैं खिड़की
खोलकर वहां से भाग गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था, तो किसी की जान लेने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, पर ये बात मेरे बच्चे की थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाता और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। मैं रिक्शे में बैठकर अपने घर आ गई। यहाँ पर अम्मा बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। मेरी छोटी बहनें अम्मा के पास बैठकर ज़ारों की तार रोए जा रही थी। अब्बा अभी फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे और ना ही हमारे घर में शायद उस वक्त तक कोई आया था जो अम्मा को जमीन से ही उठा लेता। मैंने अम्मा के चेहरे पर पानी फेंका तो अम्मा उसी वक्त होश में आ गई। वो मुझे देखकर खुश होने लगी और मुझसे पूछने लगी कि चौकीदार ने मुझ पर कोई जुल्म तो नहीं किया या मुझे मारा तो नहीं। पर मैंने अम्मा को बता दिया कि मैं डॉक्टर को कमरे में मारकर खिड़की से भाग आई हूँ। अम्मा ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने अम्मा से कहा कि हमें अब अपने डॉक्टर के पास चलना चाहिए क्योंकि मेरे पेट में अब शदीद दर्द उठने लगा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अम्मा ने संदूक से वो पैसे निकाले और हम उस डॉक्टर के पास चले गए जिससे मैं हमेशा चेकअप करवाती थी। उस वक्त वहां पर पहुंचकर हमें पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है और जल्द अज जल्द हमें डिलीवरी ही करवानी होगी। अम्मा ने अपने साथ लाई हुई रकम उस डॉक्टर को थमा दी तो डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसे देखकर अम्मा बहुत ज्यादा खुश होने लगी। उस बेटे को देखकर अम्मा के साथ साथ मैं भी खुश होने लगी, पर साथ ही साथ हम दोनों को इस बात का भी डर था कि कहीं वो चौकीदार आकर हमसे ये बच्चा छीन ना ले। डॉक्टर ने हमें 3 दिन अस्पताल में रुकने के लिए बोला तो अम्मा परेशान हो गई कि अब हम अब्बा को क्या जवाब देंगे कि 3 दिन हमें कहाँ रुकना पड़ रहा है, क्योंकि अब्बा को तो मेरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। जब भी अब्बा घर आते थे तो मैं अपना पेट चादर से छुपा लेती थी या फिर कमरे से ही नहीं निकलती थी। अब्बा की तो रूटीन थी, सुबह फैक्ट्री जाते और शाम को ही घर आते थे। अम्मा ने अब्बा को कॉल किया और बता दिया कि मैं खाला की तरफ आई हुई हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अब अब्बा वाली परेशानी तो खत्म हो गई, पर चौकीदार वाली परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि ये बच्चा वो चौकीदार हमसे जरूर छीन लेगा। अस्पताल में रहते हुए हमें अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि अम्मा ने अस्पताल के कमरे में लगे हुए टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर चलने वाली न्यूज ने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया था। उसमें उसी चौकीदार की तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो चौकीदार उस डॉक्टर के कत्ल के केस में गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों ने आखिरी दफा उस चौकीदार को ही उस डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखा था और कमरे में भी आखिरी वक्त में सिर्फ वही उस डॉक्टर के साथ मौजूद था। अब हमारी परेशानी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं और अम्मा बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हमें बहुत ही प्यारा चांद जैसा बेटा मिल गया था। अम्मा ने सारे गांव वालों को दावत देकर बुलाया और कहा कि मैंने ये बच्चा गोद ले लिया है। मुझे बेटे की बहुत आस थी, इसलिए आज से यही मेरा बेटा है। उस दावत में अम्मा ने ताया से भी माजरत की कि उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी थी क्योंकि ताया ने मेरी शादी की बात कही थी। अम्मा ने अब ताया को बोला कि जब भी आप चाहो शादी की तारीख पक्की कर दो, पर ताया ने बोला कि मेरे बेटे को फौजी बनने का बहुत ज्यादा शौक है, वह फौज में नौकरी करने के बारे में सोच रहा है, वहां से फारिग होकर वापस आएगा, हम शादी कर देंगे। अब सब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।